कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय पहला विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे पहले हम पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इससे पहले हम पढ़ते आए हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी भी बिंदु पर का मतलब क्या है? मतलब हमको ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो ना तो अक्षीय स्थिति में हो और ना ही निरक्षीय स्थिति में हो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। और ये जो बीच की दूरी है इसी को हम कहते हैं द्विध्रुव लंबाई भी। तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है और आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O है, ये हो गया मध्य बिंदु, और इससे r थीटा पर, मतलब r दूरी और थीटा कोण पर ये कोई बिंदु है P। ये बिंदु जो है r दूरी पर है और थीटा कोण पर है, तो इसको हम कहेंगे r थीटा पर। मध्य बिंदु O से r थीटा पर यानी कि r दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये जो बिंदु P है, किसी भी बिंदु मतलब क्या है, ना तो ये अक्षीय स्थिति में है और ना ही निरक्षीय स्थिति में। इससे पहले आप पढ़े हो अक्षीय स्थिति में कब होता, अगर ये बिंदु P जो है इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बढ़ाए गए अक्ष पर होता। मान लो ये बिंदु P यहां पर रहता ए बी के बढ़ाए गए अक्ष पर, तब हम कहते अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि ये बिंदु P जो है ए बी के लंबार्धक पर होता, लंबार्धक पर यहां, तब हम कहते निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमको निकालना है किसी भी बिंदु पर, तो हम जो बिंदु P माने हैं वो ना तो अक्षीय स्थिति में है और न ही निरक्षीय स्थिति में है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिसके आवेशों के बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से r थीटा पर, ये मध्य बिंदु O है उससे r थीटा पर, मतलब r दूरी पर और थीटा कोण पर बिंदु P है और जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये ए बी क्या है, तो ए बी जो है वैद्युत द्विध्रुव है। और हम पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम प्रदर्शित करते हैं P से और इसका मान कितना होता है, तो कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी हम पढ़े हैं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। साथ ही साथ इसकी हम दिशा भी पढ़े हैं, इसकी दिशा होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अगर इसकी हम दिशा कहें तो इसकी दिशा होगा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। मतलब इस प्रकार से होगा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा
ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण को दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। और समकोणिक घटक की बात करते हैं तो आप सदिश अदिश पढ़े हो 11वीं में भी कि किस प्रकार से हम किसी सदिश को दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक घटक में हम कास थीटा लेते हैं और दूसरे घटक में साइन थीटा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ हमको कास लेना है, कहाँ हमको साइन लेना है। तो जिस ओर कोण बना रहेगा वहां पर आपको लेना है कास थीटा। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण P है इसको हम दो घटकों में, दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अब इधर थीटा बना है तो यहां घटक हो जाएगा P cos थीटा। और चूंकि समकोणिक कह रहे हैं तो दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो दूसरा घटक कैसे बनाना है, तो इसका समकोण खींचना है। तो यहां पर हम समकोण खींच लेते हैं। तो इस दिशा में हो जाएगा P साइन थीटा। अभी हम क्या किए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, उसको हम दो समकोणिक घटक P cos थीटा और P साइन थीटा में वियोजित कर लिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला घटक है P cos थीटा। अब P cos थीटा ये जो घटक है उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा को प्रदर्शित करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं A1 और इधर हम मान लेते हैं B1। तो इसकी दिशा हो जाएगा B1 A1। जैसे A को हम प्लस माने हैं मतलब ये प्लस है और B को माइनस माने हैं, तो A1 मतलब प्लस और B1 मतलब माइनस। तो दिशा किधर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो P cos थीटा की दिशा किधर हो जाएगा, B1 से A1 की ओर। तो P cos थीटा इसकी दिशा हो गया B1 A1 के अनुदिश। और जो दूसरा घटक है P साइन थीटा ये किसके अनुदिश होगा। अब इसको हम माने हैं A1 B1, यहां हम मान लेते हैं A2। जैसे हम A1 को प्लस माने हैं वैसे ही हम A2 को भी प्लस मानेंगे। और इधर दिशा प्रदर्शित करने के लिए हम मान लेते हैं B2, यहां हम मान लिए B2, B2 मतलब माइनस। तो ये जो P साइन थीटा है इसकी दिशा किधर होगा, तो B2 A2 के अनुदिश। इसकी दिशा हो गया B2 A2 के अनुदिश। यहां तक समझ में आया। ए बी जो है वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। उसके मध्य बिंदु O से r थीटा पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या किए, वैद्युत द्विध्रुव ए बी का जो द्विध्रुव आघूर्ण P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा किस ओर होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। यानी कि यह सदिश राशि है और किसी भी सदिश राशि को दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है उसको हम दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर लिए। एक P cos थीटा किसके अनुदिश, तो B1 A1 के अनुदिश, यानी कि ऋण से धन के अनुदिश। दूसरा घटक P sin थीटा ये किसके अनुदिश है, तो B2 से A2 के अनुदिश। A2 से B2 आपको नहीं लिखना है, B2 से A2 माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा
ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। अब आपको क्या करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये जो बिंदु P है वो पहले घटक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति पढ़े हैं ना? ये जो बिंदु P है वो घटक P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस प्रकार से बना लेते हैं। ये बिंदु B1 है, ये बिंदु B1 है माइनस आवेश, और ये बिंदु A1 है, और इसका आघूर्ण है P cos थीटा, और ये A1 के आगे में बिंदु P है। इस प्रकार से अगर हम A1 B1 को वैद्युत द्विध्रुव मान लें जिसका आघूर्ण कितना है, P cos थीटा है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिंदु P जो है A1 B1 के सापेक्ष किस स्थिति में है, अक्षीय में है कि निरक्षीय में है, तो सामान्य सी बात है, यहां स्पष्ट दिख रहा है कि बिंदु P जो है A1 B1 के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है। और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम पढ़े हैं। व्यंजक क्या होता है? ई अक्षीय, यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका व्यंजक हम पढ़े हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 2p/r का क्यूब। ये व्यंजक हम पहले पढ़े हैं। तो जिस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वह घटक P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है। चूंकि बिंदु P घटक P cos थीटा या A1 B1 के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो इसको हम E1 से प्रदर्शित करते हैं। अब P cos थीटा के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं E1 से। तो E1 बराबर क्या होगा, यहां ध्यान दो, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 है, तो यहां पर हम ले लिए 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। ये 2 है तो 2 भी ले लिए। ये P मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है कोई भी वैद्युत द्विध्रुव दिया है उसका आघूर्ण, लेकिन A1 B1 का आघूर्ण है P cos थीटा, तो P के जगह हमें आपको लेना है P cos थीटा। तो यहां हम ले लिए P cos थीटा, और R तो डिस्टेंस है, दूरी है, तो ये R का क्यूब। तो इस प्रकार से हम निकाल लिए P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाल लिए। अब इसकी दिशा किधर होगी? तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा कैसी होती है ये भी हम पढ़े हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होता है, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ये A1 B1 की बात कर रहे हैं P cos थीटा, तो ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है, तो इसकी दिशा हो जाएगा B1 से A1 की ओर। मतलब इधर हमको मिलेगा इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो इसकी दिशा हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दिशा किधर हो गया? B1 से A1। यहां दिशा लिख लेते हैं B1 A1, इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहले घटक P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा घटक हमारा है P sin थीटा। तो ये दूसरा घटक P sin थीटा, और बिंदु P को आप देखिए, बिंदु P जो है दूसरे घटक P sin थीटा के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति बिंदु कहां पर है? लंबार्धक पर। ये हो गया B2A2, अलग से बनाओगे इस प्रकार से बन रहा है, देखो
ये हो गया B2 और ये हो गया A2। ये मध्य बिंदु हो गया O, B2 A2। ये माइनस और ये प्लस। बिंदु O लंबवत है, ये हो गया आपका बिंदु P। और इसका जो आघूर्ण है वो कितना है? इसका आघूर्ण है P साइन थीटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिंदु P जो है P साइन थीटा या फिर B2A2 के सापेक्ष, B2A2 या फिर P साइन थीटा के सापेक्ष बिंदु P जो है निरक्षीय स्थिति में है। और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? ई निरक्षीय। ये व्यंजक भी हम निकाल चुके हैं और आपको याद भी होगा। ई निरक्षीय कितना होता है? 1/4πε0 P/r का क्यूब। अक्षीय में 2p रहता है और निरक्षीय में केवल p रहता है। तो ये तो हो गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिशा कैसे होती है, क्योंकि यहां पर दिशा भी हमको लिखना है। तो निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो इस प्रकार से होता है। देखो उल्टा हो गया, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अक्षीय में होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होता है। लेकिन निरक्षीय में जो दिशा होता है परिणामी तीव्रता की, वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा है, उसके विपरीत है, साथ ही साथ अक्ष के समांतर भी है। तो हम निरक्षीय स्थिति में जब तीव्रता की दिशा लिखते हैं तो दो बातें लिखते हैं। जो परिणामी तीव्रता की दिशा है वो किधर होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होता है, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। अब ये जो बिंदु P है, चूंकि बिंदु P घटक P साइन थीटा या द्विध्रुव रूप में हम कहें तो कह सकते हैं A2 B2 के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है। इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो इसको हम प्रदर्शित करते हैं E2 से, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। यहां केवल P रहता है तो हमको P नहीं लेना है, अभी P के जगह में है P साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा P साइन थीटा अपान R का क्यूब। दिशा किधर होगा? अब यहां देखिए इसकी दिशा किस प्रकार से होगी। ये जो E2 हम माने हैं वो द्विध्रुव के अक्ष के समांतर होगा। ये हो गया समांतर। किधर होगा? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। तो इस ओर हो गया E2। इस प्रकार घटक P cos थीटा के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल लिए। उसके बाद घटक P साइन थीटा के कारण बिंदु P पर हम तीव्रता निकाल लिए। मतलब बिंदु P पर दो प्रकार की तीव्रता है, E1 और E2, और दोनों सदिश हैं और परस्पर लंबवत हैं। तो दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हो तो उसका परिणामी कितना होता है, ये भी आप पहले पढ़े हो सदिश में। चूंकि E1 और E2 परस्पर लंबवत हैं, E1 और E2 परस्पर लंबवत हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अगर हम परिणामी तीव्रता को E से प्रदर्शित करें तो E बराबर हो जाएगा रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब ये कहां से आ गया?
परिणामी ई बराबर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो ये भी सदिश के नियम से ही आया है। ये वास्तव में इस प्रकार से होगा E इक्वल रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये आप पढ़े हो सदिश में। और थीटा का मतलब होता है दोनों के बीच का कोण। तो यहां पर दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा बराबर है 90 अंश, यानी कि कास थीटा बराबर हो जाएगा कास 90 डिग्री। और कास 90 डिग्री का मान होता है 0। और कास थीटा का मान 0 हुआ मतलब ये पद पूरा 0 हो गया। यानी कि E बराबर हमारे पास बचा रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। हमारे पास E1 का मान भी है और E2 का मान भी है, रख दीजिए यहां पर। E1 का मान हमारे पास है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपान r क्यूब। अब होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे ही U2 का मान भी हम निकाले हैं। इसका मान आया है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 p साइन थीटा अपान r का क्यूब। यहां भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहां से जो जो कॉमन निकल रहा है और जो स्क्वायर होगा रूट से बाहर भी आ जाएगा, तो कॉमन निकाल लीजिए और रूट से बाहर निकाल लीजिए। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 निकलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। ये p है और ये भी p है तो p भी निकल गया। r क्यूब दोनों पद में है तो r का क्यूब भी निकल गया। अब क्या बचा? ये 2 बचा है तो 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। और ये cos थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस। यहां बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को हम बदल सकते हैं cos स्क्वायर में, ये भी आप 10th में पढ़े हो। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 p अपान r का क्यूब रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस cos स्क्वायर थीटा है और ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, प्लस में है। तो इस प्रकार से परिणामी तीव्रता E बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 p अपान r का क्यूब रूट 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी कि हम जो व्यंजक निकाल रहे थे, अभीष्ट व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु मतलब ना तो अक्षीय स्थिति में है और ना ही निरक्षीय स्थिति में है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है, और सदिश है मतलब हमको क्या बताना पड़ेगा? दिशा बताना पड़ेगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है उसकी दिशा क्या होगी? अब इसकी दिशा के लिए हम मान लेते हैं ये परिणामी तीव्रता है और ये परिणामी तीव्रता E1 के साथ थीटा कोण बना रहा है। सॉरी, थीटा नहीं लेना है, थीटा हम यूज कर चुके हैं, तो यहां पर हम ले लेते हैं अल्फा। माना कि परिणामी तीव्रता E1 के साथ अल्फा कोण बनाता है। क्यों ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि हमको ये जो विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता आया है उसकी दिशा भी बतानी है। अब यहां से आप देखो तो यहां एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहां भी सदिश का नियम ही लागू होगा। अगर इसको अलग से बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, देखिए ये वाला जो रेखा है ये बता रहा है E1 को, ये बता रहा है E1 को, और ये जो रेखा ये प्रदर्शित कर रहा है परिणामी तीव्रता E को, और दोनों के बीच का कोण है अल्फा।
अब हमको दिशा बताना है। देखो ये जो रेखा है किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है E2 को, और ये रेखा और ये जो डैश डैश से प्रदर्शित किए हैं ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। और जब दो सदिश समांतर होते हैं तो उनके मान बराबर होते हैं। मतलब अगर ये E2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा E2। मतलब यहां जो रेखा डैश डैश बना हुआ है ये हो जाएगा E2। तो यहां हमको लेना है 10, और 10 का सूत्र आप पढ़ते आए हो, 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बराबर हो जाएगा लंब E2, लंब है E2 और आधार है E1। E2 और E1 दोनों के मान को यहां पर हम रख देंगे। तो E2 का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P साइन थीटा अपान R का क्यूब, और E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P कॉस थीटा अपान R का क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो रहा है, P कैंसिल हो रहा है, R क्यूब कैंसिल हो रहा है। मतलब हमारे पास 10 अल्फा बराबर क्या बच गया, यहाँ बचा है P, यहाँ बचा है साइन थीटा, यहाँ बचा है 2 कॉस थीटा, यानी कि अंश में बचा है साइन थीटा और हर में बचा है 2 कॉस थीटा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 अल्फा इक्वल 1/2 को अलग कर लो, साइन थीटा अपान कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, सबको याद होगा, ये होता है 10 थीटा। तो ये प्रदर्शित कर रहा है उसकी दिशा को। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर प्रश्न में आपको यहीं तक निकालने के लिए पूछा है तब आपको यहीं तक सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये कहता है कि इसकी सहायता से आपको अक्षीय स्थिति के लिए और निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो यहां से हम दो केस पढ़ेंगे, दो स्थिति पढ़ेंगे, एक अक्षीय स्थिति के लिए और एक निरक्षीय के लिए। स्थिति पहला हम लेते हैं अक्षीय स्थिति में। अब ये अक्षीय स्थिति में का मतलब क्या है, अभी जो बिंदु P है वो ना तो अक्षीय स्थिति में है और ना ही निरक्षीय स्थिति में है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो बिंदु P है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ये बिंदु P जो है अक्षीय स्थिति में आ जाए, मतलब बढ़ाए गए अक्ष पर आ जाए। यहां पर अभी जो बिंदु P है जहां पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो थीटा कोण पर है। अगर उसको हम अक्षीय स्थिति में लेंगे तब कोण कितना हो जाएगा, अभी थीटा कोण पर है ना, और इस बिंदु को अक्षीय में लेना है मतलब यहाँ पे लाना है, तो कोण थीटा का मान कितना हो जाएगा, अगर बिंदु यहां आ गया तो 0 हो गया। यानी कि अक्षीय स्थिति में हम कहेंगे तो कोण थीटा बराबर हो गया 0। और अभी हम पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R का क्यूब रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये थीटा का मान 0 रखना है, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा कास 0, और कास 0 का मान हो जाएगा 1। यानी कि हम कह सकते हैं ई अक्षीय मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R का क्यूब 3, ये cos थीटा का मान तो 1 है तो 3 + 1, और हल करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R का क्यूब, ये 3 + 1 यानी कि √4, और √4 का मान होता है 2। यानी कि हमारे पास ई अक्षीय बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R का क्यूब। और आपको याद होगा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक
1/4πε0 2p/r का क्यूब। अब इसकी दिशा की बात करते हैं। दिशा, तो अभी हम दिशा के लिए क्या पढ़े थे? हम दिशा के लिए पढ़े थे tan अल्फा इक्वल 1/2 tan थीटा। तो थीटा बराबर हमको 0 रखना है, तो 1/2 tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 का मान होता है 0, तो 1/2 इंटू 0, यानी कि हमारे पास आ गया tan अल्फा इक्वल 0। अब ये अल्फा का मान निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan कितने अंश का मान 0 होता है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इक्वल 0 के जगह हम लिख सकते हैं tan 0, यानी कि अल्फा बराबर आ गया 0। अब ये अल्फा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है? यहां से देखिए, अभी जो परिणामी तीव्रता है वो E1 के साथ अल्फा कोण बनाया है, लेकिन यहां पर आ गया अल्फा इक्वल 0, मतलब ये जो परिणामी तीव्रता है उसका कोण 0 हो जाएगा, मतलब इस दिशा में हो जाएगा। मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P cos थीटा उसके अनुदिश हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि ई अक्षीय की जो दिशा है, ई अक्षीय की दिशा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होता है, माइनस से प्लस की ओर। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं निरक्षीय स्थिति में। स्थिति सेकंड लेते हैं निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना होगा? मतलब ये जो बिंदु P है ये ए बी के निरक्षीय स्थिति में होना चाहिए, मतलब लंबार्धक पर होना चाहिए, और लंबार्धक पर रहेगा तो ये जो थीटा का मान है वो 90 अंश हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 डिग्री आ गया तो cos थीटा इक्वल हो गया cos 90, और cos 90 का मान होता है 0। अब cos का मान 0 है, मतलब ये 3 cos स्क्वायर थीटा का मान, इतने का मान 0 हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 का रूट 1 ही होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ई निरक्षीय कितना आ गया? ई निरक्षीय बराबर हो गया 1/4πε0 p/r का क्यूब। और ये भी आपको याद होगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब इसकी हम दिशा देखते हैं। इसकी दिशा की बात करें तो दिशा के लिए हम अभी पढ़े हैं tan अल्फा इक्वल 1/2 tan थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यहां से हो जाएगा 1/2 tan 90। tan 90 का मान कितना होता है? tan 0 का मान 0 होता है, और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव, अनंत। तो 1/2 इंटू इन्फिनिटिव करोगे तो इन्फिनिटिव ही आ जाएगा, यानी कि tan अल्फा बराबर हमारे पास हो गया इन्फिनिटिव। अब अल्फा का मान निकालना है तो हमको क्या करना है? tan कितने अंश का मान इन्फिनिटिव होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल इस इन्फिनिटिव के जगह में tan 90, यानी कि अल्फा बराबर हो गया 90 डिग्री। चलिए यहां समझते हैं, इस स्थिति में ई निरक्षीय की दिशा क्या होगी? ये अल्फा का मान 90 अंश, 90 अंश मतलब यहां आ जाएगा। अब आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, और ये कौन सी दिशा है? A2 B2 के सापेक्ष आप देखोगे तो ये अक्ष के समांतर है और प्लस से माइनस की ओर है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत, और ऐसा ही होता है। यानी कि ई निरक्षीय की जो दिशा है, ई निरक्षीय की दिशा
ये द्विध्रुव अक्ष के समांतर, द्विध्रुव अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। मतलब ये निरक्षीय की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम दो बातें लिखते हैं। एक तो वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के समांतर है, समांतर तो है लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। विपरीत है मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो इस प्रकार से आज हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको उपयोगी लगा, तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए।